Good evening, good evening. Good evening all of you. तो लाइफ साइंस में अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर देंगे, सेल बायोलॉजी। ठीक है। बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 6 तारीख से आप लोगों का पॉलिटी भी शुरू हो रहा है। तो लाइफ साइंस कल हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर देंगे और 6 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट। हिस्ट्री आप लोगों में हो चुका है बीपीएससी यूपी पीसीएस बैच में। और इंडियन पॉलिटी आपका जो टाइमिंग होगा 4 to 6, इंडियन पॉलिटी का टाइम 4 to 6, जिस टाइम पे आपका हिस्ट्री चल रहा था। और एसएससी वाले जो बच्चे हैं उनका, एसएससी वाले बच्चों का लाइफ साइंस तो चलेगा ही, और एक सब्जेक्ट उनका इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया रह गया था। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया रह गया था, वो उनका 10 तारीख से स्टार्ट होगा 11:30 मॉर्निंग। एसएससी वालों का इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पार्ट रह गया था, वो 11:30 मॉर्निंग 10 तारीख से शुरू होगा। क्लियर है। टेस्ट सीरीज जो एसएससी वाले बच्चे दे रहे थे टेस्ट सीरीज, उसमें संडे का जो टेस्ट आपका होगा लाइफ साइंस 2 चैप्टर, संडे का जो टेस्ट होगा लाइफ साइंस का 2 चैप्टर का होगा, एसएससी वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, हम आगे प्रोसीड करें। करंट अफेयर मैगजीन रिलीज जो होनी है, ऑलमोस्ट काम उसका डन हो गया है, कवर पेज वगैरह भी फाइनल हो गया है। कल शाम को या परसों तक आपको अवेलेबल हो जाएगी करंट अफेयर की मैगजीन। जो आरोहन का पहला एडिशन है, कल इवनिंग तक या परसों तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। आरोहन की वेबसाइट पर भी, ऐप पर भी, अमेजॉन वगैरह पे भी देख सकते हैं। ठीक है। लास्ट में उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, अराउंड 100 के आसपास क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मैगजीन के लास्ट में ऐड कर दिए हैं, वो भी जरूर देखना। कंटेंट काफ़ी है उसमें, अच्छा खासा कंटेंट है करंट अफेयर्स का। तो लास्ट वीक उसी पे ज़्यादा काम हुआ है, अब वो फाइनल हो गया है, कल शाम तक या परसों तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्राइसिंग उसकी बिलो 100 है। ठीक है, स्टार्ट करें। कितने ब्रांचेस हम पढ़ चुके थे अभी तक? नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हो चुके थे, याद है कुछ? अब एक काम करते हैं, चैप्टर 1 स्टार्टिंग से हम चलते जाते हैं। बबलू यादव, करंट अफेयर मैगजीन, मैंने बार बार बोला है, टीम वर्क है, कई लोग इन्वॉल्व हैं, टाइपिंग स्टाफ भी है, सेटिंग करने वाले भी हैं, उसमें कई चीज़ें बननी है, वो फ्री नहीं हो सकता। सारी चीज़ें 100% फ्री में नहीं करा सकता, आप उम्मीद भी मत करिए। करंट अफेयर मैगजीन कहीं भी आपको फ्री मिल रही है तो बताइए। हाँ, जहाँ भी जितने की अवेलेबल है उससे आधी कॉस्ट होगी, ये मैं श्योर कर सकता हूँ कि कॉस्ट कम से कम हो, और कम से कम उतनी कॉस्ट हो कि हम दूसरा एडिशन निकाल भी पाएँ। आप ही से अगर मैं बोलूँगा कि फ्री में आके आरोहण पे काम करिए, आप भी नहीं करोगे। तो जो भी अगर टीम जुड़ी हुई है तो उनको कुछ ना कुछ तो हमें पे करना ही होता होगा। आप खुद अगर चलाओगे तो फ्री में लोग कर लेंगे, पर कम से कम इतनी कॉस्टिंग हो कि जो उस पर वर्क हुआ है उन लोगों को पे किया जा सके। हर चीज़ फ्री फ्री मत करो। यूट्यूब पे जो मेरे अपने सेशन होते हैं वो फ्री हैं, पर पूरी टीम को मैं फ्री कर दूं वो नहीं पॉसिबल है मेरे लिए, ना हम इस हिसाब से फिर काम आगे बढ़ा पाएंगे आरोहण पर। अगर दुनिया में फ्री सब कुछ चल रहा होता तो मैं भी फ्री कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, जैसे मान लो पीडीएफ मैं खुद बनाता हूँ, वो मैं आपको फ्री अवेलेबल करा देता हूँ। मेरे अपने नोट्स होते हैं, मैं फ्री अवेलेबल करा देता हूँ। यूट्यूब सेशन होता है, मैं फ्री कर देता हूँ। पर जहाँ टीम इन्वॉल्व है, मुझे लोगों को जोड़ना है, अकेले मैं नहीं कर सकता सारा काम, जहाँ मुझे टीम को जोड़ना है वो फ्री नहीं हो सकता। क्लियर कट बात है, क्योंकि मैं अपने घर से पैसा देकर इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता 5 साल 10 साल तक, और केवल आपको नहीं पढ़ाना है, आरोहण को सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इतने मैच्योर आप हो। कंटेंट ये है, क्वालिटी वाइज अच्छा हो सकता है, टाइमली आपको अवेलेबल हो सकता है, कॉस्ट कम से कम हो सकती है, जो चीज़ें मेरे एंड पर हैं। भाई आप जितने भी कोर्सेज देख रहे हो आरोहण पर, आप उनकी फीस देख लो और बाकी जगह कंपेयर कर लो। आरोहण जब नहीं था तो कितने रुपए कॉस्ट पे चीज़ें मिलती थी, अब आरोहण के स्टार्ट होने से कॉस्टिंग कितनी आप खुद देख लीजिए। अगर ये ऑप्शन आरोहण पर नहीं अवेलेबल होता तो फिर आपको उतनी महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती। क्वालिटी वाइज भी आप कंपेयर कर लो। तो बार बार इस सवाल पे मत मुझे लाइए, मैं इस पर जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ अकेले अगर 100% चीज़ें मैं ही कर लेता सारा तो मैं कर देता उसको फ्री, और टाइपिंग मुझे नहीं आती है,
मैगजीन की सेटिंग कैसे करना है वो मुझे नहीं आता है, कवर पेज मैं नहीं बना सकता हूँ। और 2 ही दिन थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ा, आपकी क्लास ऑफ करनी पड़ी। 2 दिन मुझे फुल डे उस पर लगना पड़ा तो आपकी क्लास ऑफ करनी पड़ी, या तो क्लासेज ऑफ कर करके काम किया जाए। तो मैच्योर क्राउड की तरह बिहेव करो कि लगे कि पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लास शुरू करें। कितने तक ब्रांच हो गए थे मुझे वो बताइए, कितने तक ब्रांच हम कवर कर चुके थे वो पहले कंप्लीट बताइए आप। एक बार देख लो कॉपी में कितने ब्रांच कवर हो गए थे। अगले महीने सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च होगा, अगस्त फर्स्ट वीक में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का बैच होगा। आप उसकी भी कॉस्टिंग देखना कितनी है और मार्केट में क्या रेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं। आप उसकी कॉस्टिंग देखना, उसकी क्वालिटी देखना, खुद ही आपको मालूम चल जाएगा कि ओवरऑल मॉडल में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आरोहण पर जितनी टीचिंग है अभी तक सिंसियर टीचिंग मिली है आपको, एक भी टीचर यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहा होगा जो आप ऑनलाइन में बात की जगह और यूट्यूब पे देख रहे थे अभी तक। इतना अंतर आपको पता चल रहा होगा, 2 महीने से ऊपर हो गए क्लासेस होते हुए। तो इतना नया कोई प्लेटफॉर्म हो और 2 महीने में इतने काम हुए हो, मेरे देखने में तो नहीं है इतने साल में। बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म और 2 ही महीने में इतनी चीज़ें बच्चों के लिए प्रोवाइड करा दी हो, मेरे जानने में आज तो कोई नहीं 12 साल में ऐसा। 12 साल टीचिंग तो मुझे हो गए करते हुए, कि जितनी डिमांड आपने की है लगभग सारी डिमांड पूरी की गई। कितने आवर्स का कंटेंट होगा सीएससी के लिए? सीएससी प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच में कंटेंट ज़्यादा होगा। बबलू यादव यूट्यूब पे देख लो, डाल दिया मैंने, अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, सिविल्स के बारे में जो भी। ओनली प्रीलिम्स बैच है, जब प्रीलिम्स 2-3 महीने हो जाएगा तब मेंस के लिए प्लान करेंगे, शुरू में नहीं। यूट्यूब पर डिटेल डाल दिए उसके, बाकी सोशल मीडिया सब जगह शेयर भी कर दिया है मैंने। टॉपिक शुरू करें। लाइफ साइंस आपका 1-2 लोग फिर पूछ रहे थे, 10 बार मैं बता चुका हूँ, 20 बार आप पूछ चुके हैं। 30 to 36 आवर्स के आसपास लाइफ साइंस आपका चलेगा, और पॉलिटी आपका 6 तारीख से पैरेलली शुरू ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में कितना हम पढ़ चुके हैं एक बार इसी में देख लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट अगर कोई रह रहा है एक बार देखते चलें। सबसे पहले हमने बात शुरू की थी, यहीं से देख लेते हैं, लाइफ साइंस वर्ड कहाँ से आया, साइंटिस्ट कौन थे, नेम किसने दिया, ये सब डिस्कशन हो चुका था। सेरीकल्चर के बारे में सारी बात हो चुकी थी। इसके बाद सिल्क प्रोडक्शन, टोबैको बोर्ड, वुल वैरायटी, ये सब पढ़ा दिया था। नोट्स में भी देखते जाइए कोई पॉइंट मिस ना हुआ हो। वुल प्रोडक्शन वगैरह, सेंट्रल वुल डेवलपमेंट, ये सब बता दिया है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बिस्सिनोसिस, ये सब बता दिया था। एक पॉलीमर बेकलाइट, एक ये पॉइंट भी देख लो, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। बेकलाइट एक पॉलीमर है, किससे मिलके बनता है? ये पॉलीमर है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कुछ पॉइंट मैच करते जाओ, कोई मिस नहीं होना चाहिए। बेकलाइट क्या चीज है? बेकलाइट एक पॉलीमर है। ये वही वाली पीडीएफ है जो आपके फोल्डर में पड़ी हुई है, उसी से मैच कर रहा हूं मैं, कोई पॉइंट आपका रह ना रहा हो। बेकलाइट एक पॉलीमर है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना है। बेकलाइट क्या है? एक पॉलीमर है जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना है। बाकी ये सब पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट पेज। एपीकल्चर, विटिकल्चर, विनिकल्चर, एंटोमोलॉजी, ये सब पढ़ा दिया। टीबी डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, सिल्वीकल्चर, ऑन्कोलॉजी, ये सब कंप्लीट है। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूरी कहानी बता दी थी। जेनेटिक्स बता दिया था, कंप्लीट। पेलिनोलॉजी बता दिया, सल्फर शावर, हे फीवर, पोमोलॉजी, सब कंप्लीट है ये। ट्रू फ्रूट कौन होते हैं, सीडो फ्रूट कौन है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, कंप्लीट। नेचुरल फ्रूट, आर्टिफिशियल फ्रूट, ये सब बता दिया। सैफरन क्या होता है, किडनी स्टोन, टोमेटो, पॉपी प्लांट, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रेसेंट। एक चीज है ड्राई आइस। ड्राई आइस, ये तो एनवायरनमेंट में भी एक टॉपिक पढ़ाया है मैंने, आर्टिफिशियल रेन। अगर आपसे कोई पूछे ड्राई आइस का क्या मतलब है, मीट वीट जो रखते हैं, मछली वछली जो रखते हैं दुकानों पे, वो ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2।
इसका इस्तेमाल इन्वायरमेंट में एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है आर्टिफिशियल रेन, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल रेन जो कराई जाती है उसमें भी ड्राई आइस का इस्तेमाल होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ड्राई आइस क्या चीज है। ड्राई आइस होती है सॉलिड फॉर्म में CO2। तो CO2 नेचुरली तो गैस होती है, पर सॉलिड फॉर्म में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। विनेगर बताया हुआ है, आंट बाइट ये सब पर पढ़ा रखा है। इसके अलावा एक होता है वाटर गैस। एक वर्ड देखो लास्ट में लिखा है वाटर गैस। वाटर गैस आपसे पूछ ले कोई क्या चीज है, वाटर गैस होता है CO प्लस O2, CO प्लस H2, सॉरी CO प्लस H2 वाटर गैस। वाटर गैस का फार्मूला आपसे कोई पूछे CO प्लस H2, इसको मिला के बोलते हैं वाटर गैस। एक और केमिकल मैं लिख देता हूं यहाँ, ज्वेलरी क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया HCl और HNO3। HCl और HNO3 3:1 के रेशियो में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस केमिकल को कहते हैं एक्वारीजिया। केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे अभी तो आगे जनरल साइंस जब आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट, उसमें भी देखोगे। पर यहाँ एक नाम देख लो, वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। अगर पूछे वाटर गैस किससे मिलकर बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब मोनोऑक्साइड, तो वाटर गैस बनता है CO प्लस H2 से मिलकर। और एक्वारीजिया होता है HCl और HNO3 से मिलकर, जिसमें HCl 3 पार्ट, HNO3 1 पार्ट। ज्वेलरी क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, ज्वेलरी क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, वाटर गैस क्या होती है, एक्वारीजिया क्या होता है, दोनों क्लियर है। एक्वारीजिया का इस्तेमाल ज्वेलरी क्लीनिंग में होता है, यूज्ड इन ज्वेलरी क्लीनिंग। एक्वारीजिया का इस्तेमाल ज्वेलरी क्लीनिंग। तो वाटर गैस CO प्लस H2, एक्वारीजिया HCl HNO3 कहां पर यूज होता है, ज्वेलरी क्लीनिंग में। 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। कॉपी में लिखा है, नोट्स में है आपके आगे, चाहे लिखना हो लिख लो, नोट्स में आगे मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो, तो वाटर गैस CO प्लस H2, वाटर गैस का इस्तेमाल, अभी ये कुछ चीजें लिख रहा है, ग्लास मेकिंग, वेल्डिंग, इन चीजों पे। इसके बाद एक केमिकल लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पेपर इंडस्ट्री में डी गमिंग कराने के काम आता है। डी गमिंग, ये वर्ड लिखा है डी गमिंग। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फार्मूला CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फार्मूला CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फार्मूला CaOCl2, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और पेपर इंडस्ट्री में डी गमिंग कराने में। डी गमिंग, डी गमिंग की स्पेलिंग ये है, पेपर इंडस्ट्री में डी गमिंग, डी गम, गम से बना गमिंग, डी गमिंग कराने में। तो वाटर गैस, वाटर गैस कई सारी गैसेज आगे पढ़ोगे आप, मस्टर्ड गैस क्या है, वाटर गैस क्या है, कई सारे नाम आएंगे। वाटर गैस आपसे पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, वेल्डिंग, ग्लास मेकिंग, इन चीजों में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फार्मूला CaOCl2, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में डी गमिंग कराने के काम आता है। टेक्सटाइल में भी काम आता है और डी गमिंग कराने के भी काम आता है। क्लियर है।
3:1 का क्या मतलब है? एक्वा रीजिया सॉल्यूशन जो बनाया जाता है उसमें 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 मिलाया जाता है, ज्वेलरी क्लीनिंग में यूज होता है। एक्वा रीजिया जो है उसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट HNO3 मिलाया जाता है। ये मिक्सचर जब सही प्रोपोर्शन को मिलाओगे तब जाके इसको एक्वारीजिया कहेंगे, ज्वेलरी क्लीनिंग में यूज होगा। एक्वारीजिया कब बोलेंगे? एक्वारीजिया आप इसको तब बोलोगे जब ये इस प्रोपोर्शन में मिलाया जाएगा, ज्वेलरी क्लीनिंग वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलो यहां तक की बात कंप्लीट हुई। एक बार जैसे क्वेश्चन आया डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में कॉमन चीज क्या है? आप क्या कहोगे? डीडीटी होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, वो एज ए पेस्टिसाइड यूज होता है। समानता क्या? दोनों क्लोरीन कंटेन करते हैं। सीडीएस या एनडीए में क्वेश्चन आया था एक बार कि समानता बताइए डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में। समानता क्या? उसमें क्लोरीन दोनों कंटेन करते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है डीडीटी का फुल फॉर्म बताइए। डीडीटी का यूज है एज अ पेस्टिसाइड, डीडीटी का इस्तेमाल होता है एज अ पेस्टिसाइड। डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी का यूज क्या है? पेस्टिसाइड के तौर पे काम करता है। तो डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में सिमिलरिटी पूछा था, उसमें दोनों क्लोरीन कंटेन कर रहे हैं, ये आंसर था। दोनों क्लोरीन कंटेन करते हैं, ये उसका आंसर था। तो पेस्टिसाइड है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर आपके नोट्स में लिखा हुआ है, देखें क्या। केमिकल वेपन फर्स्ट टाइम यूज हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। केमिकल वेपन का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? कुछ केमिकल वेपन होते हैं, उनका इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? वर्ल्ड वॉर वन के दौरान। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जर्मनी ने डेवलप किए थे, जर्मनी ने डेवलप किए थे और इनका इस्तेमाल फ्रांस और रशिया वगैरह की सेनाएं जो ज्वाइंटली लड़ रही थी उनके खिलाफ किया गया था। केमिकल वेपन जो होते हैं पहली बार उनका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी ने किया था, फ्रांस और रशिया वगैरह की जो अलाइड फोर्सेस थी उन पर। केमिकल वेपन होते हैं जैसे कि क्लोरीन, केमिकल वेपन जैसे कि क्लोरीन, फॉस्जीन, फॉस्जीन का फार्मूला है COCl2, और मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस है C4H8Cl2S। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्लोरीन लिखा है, एक लिखा है फॉस्जीन। नोट्स में अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, ये लिखा है देखो, दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, मस्टर्ड गैस। ये केमिकल वेपन है। तो केमिकल वेपन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इस्तेमाल किए थे जर्मनी ने, उसमें क्लोरीन इस्तेमाल किया था, फॉस्जीन इस्तेमाल किया था, मस्टर्ड गैस इस्तेमाल किया था। क्लोरीन ऑलरेडी आप जानते हैं, फॉस्जीन का फार्मूला है COCl2, ये लिखा है COCl2, और मस्टर्ड गैस होता है C4H8Cl2S, ये है मस्टर्ड गैस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मस्टर्ड गैस का फार्मूला बहुत बार पूछा गया है पहले भी।
तो क्लोरीन, फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, क्लोरीन, फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस। कुछ अलॉय, अलॉय, अलॉय का मतलब क्या है? मिक्सचर। दो मेटल को मिला के मिक्सिंग कर दी है आपने, अलॉय बना दिया। जैसे क्वेश्चन आता है ब्रास और ब्रॉन्ज, ये क्या चीज से मिलके बने हुए हैं? अलॉय हैं दोनों। ब्रास के अंदर कॉपर प्लस जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन होता है। ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन। ब्रास और ब्रॉन्ज, ये जनरल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टेट स्टेट सब में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रास बता दीजिए क्या है, ब्रॉन्ज बता दीजिए क्या है। ब्रास होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, अलॉय है, मिश्रित धातु बोल देते हो ना हिंदी में, मिश्रित। तो ब्रॉन्ज किस किस का मिक्सचर है? कॉपर और टिन। इसमें है क्या अलॉय में? दोनों ही मेटल है, कॉपर और जिंक भी मेटल है, कॉपर और टिन भी मेटल है। कॉपर और जिंक दोनों मेटल हैं, कॉपर और टिन भी दोनों मेटल हैं, अलॉय है ये। कि मेटल मेटल को मिक्स करके बनाया है आपने, मेटल मेटल को मिक्स करके बनाया गया। तो ब्रास और ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज है कॉपर प्लस टिन। एक्वा रिजिया मैंने आपको बता दिया, पॉलीकार्बोनेट बता दिया। इसके बाद आई डोनेट जब की जाती है या आई का ट्रांसप्लांटेशन जब किया जाता है, आई का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है? आई स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कहां पर है। ये चीज है कॉर्निया, कॉर्निया। आई का सिर्फ ये हिस्सा यूज करते हैं डोनेशन जब होता है या ट्रांसप्लांटेशन जब किया जाता है। ओनली कॉर्निया पार्ट इज यूज। स्पेलिंग में अलग से भी लिख दे रहा हूं। आई डोनेशन या ट्रांसप्लांटेशन में सिर्फ कॉर्निया हिस्सा, कॉर्निया पार्ट ही यूटिलाइज होता है। ऐसा नहीं होता कि टोटल आई निकाल के टोटल आई लगा दी जाए दूसरे में। ओनली कॉर्निया पार्ट आई का वो यूज होता है। तो आई का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, वहां पर डिस्कस होगा। बस ये ध्यान रखें कि आई में ओनली कॉर्निया पार्ट जो है डोनेशन या ट्रांसप्लांटेशन में ओनली वो पार्ट यूज होता है, टोटल आई नहीं। क्वेश्चन आता है, ये भी कई बार स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा है कि आई डोनेशन या ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा पार्ट लिया जाता है? ओनली कॉर्निया पार्ट, ओनली कॉर्निया पार्ट, कॉर्निया पार्ट। और एक जनरल क्वेश्चन देखो, एक केमिकल है, इसका नाम है 2,4-D। ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है जो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं या मिसलेनस टाइप का। आपके जब चैप्टर लिखे थे मैंने एक मिसलेनस भी लिखा था, तो मिसलेनस लास्ट में नहीं आएगा, इसी तरह साथ साथ चलता रहेगा। कहीं कहीं मैं नोट बना के सिंगल लाइनर लिखवाता चल रहा हूं। तो 2,4-D, ये क्या केमिकल है, क्या इस्तेमाल होता है इसका? ये केमिकल एक वीडीसाइड है। वीडीसाइड क्या मतलब है? जंगली घास वगैरह जो ग्रो कर जाती है, वीड्स वगैरह जो ग्रो कर जाते हैं, उसको क्लियर करने का तरीका है। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, वीड्स होते हैं अनवांटेड, अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स का मतलब है अनवांटेड प्लांट्स। और इसमें डी स्टैंड्स फॉर, एक बार क्वेश्चन आया था, ये एक बार ये पूछ चुका है पहले। 2,4-D क्या चीज है? डी है इसमें डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है। व्हाट इज 2,4-D? तो बहुत सारे केमिकल हैं, कुछ होते हैं इंसेक्टिसाइड, कुछ होते हैं पेस्टिसाइड, कुछ होते हैं रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड मतलब रैट वैट को कंट्रोल करने के लिए। रोडेंट्स क्या होते हैं? चूहा, घूस, ये सब जो होते हैं रोडेंट्स बोलते हैं इनको। तो कुछ केमिकल रोडेंटिसाइड, बहुत सारे केमिकल हैं। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल होते हैं उनमें एक केमिकल का नाम है 2,4-D। जंगली घास, वहां से खेती बाड़ी में आसपास जंगली घास वगैरह ग्रो कर जाती है जो हमारे न्यूट्रिएंट को खा जाती है ना। पता लगा क्रॉप तो आपकी कम ग्रो करेगी, वीड ज्यादा ग्रो कर जाएगा। या कहीं पर मान लो कुछ समय तक जमीन खाली छोड़ दी गई हो, तो वहां देखोगे पूरे में वीड्स ग्रो कर जाते हैं, उस लैंड को खराब करने लगता है। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल, एक केमिकल का नाम है 2,4-D। डी स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या चीज है? वीड्स को कंट्रोल करने वाला केमिकल वीडीसाइड है, ये वीडीसाइड है। ठीक है, 2,4-D एक वीडीसाइड है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट,
तो यहाँ तक बात हो चुकी थी, पॉलीकार्बोनेट बताया। कुछ पेस्टिसाइड के यहाँ नाम लिख दिए हैं मैंने। जैसे एक पेस्टिसाइड है कार्बोफ्यूरॉन, ये वर्ड लिखा है कार्बोफ्यूरॉन। एक है पैराथियोन, पेस्टिसाइड के नाम है। डीडीटी अकेला पेस्टिसाइड नहीं है, और भी पेस्टिसाइड होते हैं। ये वर्ड अगर पढ़ने में नहीं आ रहा हो, ये स्पेलिंग लिखी है कार्बोफ्यूरॉन, ट्रायाजोफोस, एंडोसल्फन, डीडीटी। क्या है ये सब? ये सब केमिकल हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। पैराथियोन, ये सब पेस्टिसाइड के नाम हैं। कार्बोफ्यूरॉन, पैराथियोन, ट्रायाजोफोस, डीडीटी, एंडोसल्फन, ये केमिकल सब पेस्टिसाइड है। डीडीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अलग से बता दिया है मैंने आपको। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की रस्टिंग हो जाती है। कभी कॉपर के आर्टिकल पे देखना, हरा हरा कुछ जम जाता है ऊपर, हरा हरा आप देखोगे ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ उसके ऊपर जम जाता है। कॉपर के जो आर्टिकल्स है, जैसे आप कोई सनग्लासेस खरीदोगे, चश्मा खरीदोगे अगर उसका फ्रेम कॉपर का है, कुछ टाइम में आपको वो ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है। या कॉपर के बर्तन अगर घर में देखे होंगे आपने, कुछ टाइम पे उस पर ग्रीन रस्टिंग होने लगती है। वो ग्रीन रस्टिंग केमिकल बेसिकली क्या है? वो ग्रीन रस्टिंग जो होती है वो बेसिकली केमिकल क्या होता है? वो केमिकल बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाने के कारण वो ग्रीन कलर की रस्टिंग हो जाती है। तो कॉपर जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कॉपर जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और वो ग्रीन कलर का होता है। कॉपर जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर की कोटिंग बनने लगती है, वही है ग्रीन रस्ट, ग्रीन रस्टिंग। ऐसे ही सिल्वर के आर्टिकल, चांदी आप देखोगे कुछ टाइम में ब्लैक पड़ने लगती है। चांदी जो होती है, पंकज अगला जो पॉइंट बोल रहे हो मैं वही समझा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखा करो। चांदी जो ब्लैक पड़ जाती है उसका कारण होता है जब सिल्वर ये एयर के संपर्क में आता है। तो एयर में तो बहुत सारी गैसेज हैं, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत कुछ है। सल्फर के संपर्क में आने पर सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ये सिल्वर एयर में सिल्वर सल्फाइड बनाने लगता है तो सिल्वर का कलर ब्लैक होने लगता है। अगला क्वेश्चन वही है, सिल्वर एयर के एक्सपोजर में आने पर ब्लैक पड़ने लगता है, किस केमिकल के कारण? सिल्वर सल्फाइड के कारण। सिल्वर सल्फाइड के कारण। स्टेट पीसीएस वाले बच्चे प्रीवियस ईयर लगा रहे हो? पुराने पेपर देखे हैं आप लोगों ने किसी ने? कॉपर ब्लैक नहीं, कॉपर ग्रीन पड़ने लगता है। कॉपर की जो रस्टिंग है वो ग्रीन कलर की होने लगती है। कॉपर की रस्टिंग ग्रीन कलर की ऑक्सीजन के संपर्क में, और सिल्वर ब्लैक पड़ने लगती है सिल्वर सल्फाइड के कारण। स्टेट पीसीएस वाले पहले बताएं, पुराने पेपर लगा रहे हो? स्टेट पीसीएस के बहुत पेपर अवेलेबल हैं, पुराने पेपर जरूर सॉल्व करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 22, 21, 20 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलिएगा पेपर में। एक केमिकल क्विक लाइम, क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है? CaO। और क्विक लाइम का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है? आयरन स्टील प्रोडक्शन में, पेपर पल्प इंडस्ट्री में, वाटर ट्रीटमेंट में, इन सब जगहों पे इस्तेमाल करते हैं क्विक लाइम। आयरन स्टील, पेपर पल्प, माइनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, इनका इस्तेमाल इन जगहों पर। वॉशिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है Na2CO3 और बेकिंग सोडा है NaHCO3। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्वेश्चन यही आता है कि वॉशिंग सोडा केमिकली क्या चीज है, या बेकिंग सोडा केमिकली क्या चीज है। सब सिंगल लाइनर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा Na2CO3, बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक से लिख लो, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट।
HCO3 लिखा होता है तो कौन सा ग्रुप लगता है? बाइकार्बोनेट। HCO3 जो लगा होता है बाइकार्बोनेट, HCO3 लगा है बाइकार्बोनेट और CO3 कार्बोनेट, तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। आंसू गैस वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है एक वेपन के तौर पर, पुलिस कई बार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आंसू गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल होता क्या है? इसका फार्मूला है C10H5Cl N2। C10H5Cl N2, C10H5Cl N2 साइनो कार्बन बोलते हैं इसको। CN ग्रुप लगा है साथ में तो वर्ड आएगा साइनो। ये होता है साइनो कार्बन, साइनो कार्बन। टीयर गैस C10H5Cl N2 ये एक तरह का साइनो कार्बन है, साइनो कार्बन। तो आपसे वर्ड जो यूज करेगा वो साइनो कार्बन वर्ड यूज करेगा, वर्ड यूज करेगा साइनो कार्बन। साइनो कार्बन, तो साइनो कार्बन में टीयर गैस एक तो यही है, एक और टीयर गैस होती है CCl3NO2। CCl3NO2 ये भी टीयर गैस है, ये भी जो केमिकल है टीयर गैस CCl3NO2। दोनों में से कोई नाम आ जाए ये ध्यान रखो, या तो साइनो कार्बन वर्ड पूछ दे, या तो साइनो कार्बन लिख दे, या वो नाम लिख दे, या ये लिख दे। टीयर गैस में इनमें से कोई नाम आ जाए आप आंसर कर सकते हैं। ये वाला ऐड कर लो, कॉपी में लिखा नहीं है आपके, CCl3NO2, ये वाला वर्ड ऐड कर लीजिए CCl3NO2। अरे विक्रम लिखवा तो रहा हूँ, आगे आगे क्यों भाग रहे हो तुम लोग यार? मैं कह रहा हूँ तुम पहली बार पढ़ रहे हो, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, थोड़ा पेशेंस रखा करो। अगली लाइन वही, तीसरी बार हो रहा है क्लास में, मैं अगला पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, तुम पहले ही बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। या तो साइनो कार्बन लिख दे या ये लिख दे, दोनों नहीं होगा तो ये वर्ड लिखा होगा। जब मैं टॉपिक खत्म कर लूं तब लिखा करो अगर कोई पॉइंट तुम्हें दिक्कत हो तो, ठीक है। CCl3NO2 ये नाम आ जाए तो भी करेक्ट, टीयर गैस ये भी सही है। इसके अलावा ओफियोलॉजी ये सब हम पूरा पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में सारी बात हो गई थी। बोआ ग्रीन एनाकोंडा एग्जाम्पल भी दे दिया था हमने, इमेज वगैरह बताया। हर्पेटोलॉजी, ओलेरिकल्चर, एग्रेस्टोलॉजी ये सब बता दिया है, बर्ड्स वगैरह बता दिए थे। ये सारा हो चुका है, ये भी हो गया। एक्सोबायोलॉजी, इक्थियोलॉजी कंप्लीट, ये सारी कथा समाप्त। ये इमेज जो दिखा रखी है ना इसमें, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, काफी सारी मछलियां मरी हुई पाई गई, कि लोग सो के उठे तो देखा कि बहुत सारी मछलियां ऐसे मरी हुई पाई गई हैं। उसका कारण था पॉल्यूशन का होना, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। पॉल्यूशन जिस तरह वहां पे एक्चुअल में हुआ क्या, अभी पॉल्यूशन से भी ज्यादा एक हीट वेव चली, हीट वेव चली तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऐसा देखा गया। हीट वेव की वजह से ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था। हालांकि ये एनवायरमेंट वगैरह में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एक एरिया बन जाता है उसको डेड जोन कहते हैं, डेड जोन एरिया की वजह से ऐसा देखा गया। तो वो पिछले साल की घटना थी, अब वो जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट के अंदर डिटेल में बताया हुआ है डेड जोन का बनने का क्या मतलब होता है। ब्लू रिवॉल्यूशन, कई रिवॉल्यूशन है अलग अलग। ब्लू रिवॉल्यूशन किसके बारे में है? मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में। कुछ फैक्ट से लिखे हुए एक बार देख लो। ब्लू रिवॉल्यूशन किसके बारे में है? फिश प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए कैसे। गोल्डन रिवॉल्यूशन है फ्रूट और हनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। रिवॉल्यूशन पूछता है कौन सा रिवॉल्यूशन किसके बारे में है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन है फिश प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। गोल्डन रिवॉल्यूशन है फ्रूट और हनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए।
फ्रूट और हनी प्रोडक्शन, शहद। व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के नाम से चला था इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चला था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। वर्गीस कुरियन इसके कर्ता धर्ता, इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाने वाले। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह बनी थी, सहकारी संस्थाएं वगैरह बनी थी। अमूल की स्थापना भी उसी समय हुई थी। अमूल में ए शब्द का मतलब है गुजरात का आणंद एक जगह है, गुजरात में एक जगह आणंद। अमूल में ए का मतलब आणंद। यहां मैं रुको लिख देता हूं। वर्गीस कुरियन, ये स्पेलिंग है देखो नाम की, वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन आता है इंडिया में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। वर्गीस कुरियन है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वर्गीस कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो चलाया गया, इसी के लिए कई बार नाम यूज होता है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड आ जाए या आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाइट रिवॉल्यूशन, आप सीधा सीधा आंसर करेंगे मिल्क से संबंधित है। व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड अगर क्वेश्चन आ जाए, सीधे सीधे भारत में मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में है। मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में। और इंडिया में इसके कर्ता धर्ता कौन रहे हैं? वर्गीस कुरियन। जैसे कई सारे रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में कौन लाया, वर्ल्ड में कौन लाया, व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन लाया, तो वर्गीस कुरियन व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड ये लेकर आए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह बनी थी, सहकारी संस्थाएं वगैरह बनी थी, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा। इस समय मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में टॉप पर है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में टॉप पर। तो वर्गीस कुरियन का नाम याद रखना है, व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित। और मिल्क प्रोडक्शन अमेरिका से इंडिया ऊपर निकल चुका है। मिल्क प्रोडक्शन वर्ल्ड में इस समय नंबर 1 है इंडिया। ज्योग्राफी के अंदर सब रैंकिंग वैंकिंग सब आएगा। मिल्क प्रोडक्शन वर्ल्ड में इस समय इंडिया टॉप पर चल रहा है। मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट पॉइंट। अब मिल्क और कैटल्स, इनसे संबंधित कुछ और संस्थाएं बनाई गई, जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आणंद गुजरात में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आणंद गुजरात। और NDRI, जहां कैटल्स वगैरह के ऊपर रिसर्च की जाती है कि कैसे और अच्छी प्रजाति के कैटल डेवलप किए जाए। साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम होता है कैटल संबंधित, कि कैसे डेयरी सेक्टर को टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करके और बेहतर करें, मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्वालिटी कैसे अच्छी हो। तो NDRI तो बहुत फेमस है करनाल हरियाणा में। NDRI का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। कैसे जो वो खाते हैं, जो उनका फीड है कैटल्स का, कैसे उसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जाए ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाए, बीमारियां कम हो, कैसे उनके वैक्सीन वगैरह बने, मतलब कैटल की हेल्थ अच्छी हो, मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उनका जो चारा है वो न्यूट्रिशियस कैसे हो, इन्हीं सब चीज़ों पर रिसर्च होता है। एनिमल क्लोनिंग भी करता है NDRI, बफेलो वगैरह की क्लोनिंग भी करता है, क्लोन भी बनाता है, प्रजातियों के ऊपर भी रिसर्च करता है। तो NDRI करनाल डेयरी संबंधित रिसर्च का काम है, रिसर्च संस्था है ये। तो NDDB आणंद गुजरात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDRI करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मिल्क प्रोडक्शन यहां भी लिख दिया है हमने, यहां पे भी लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा कैटल्स दुनिया में किसके पास है? इंडिया के पास। कैटल्स भी सबसे ज्यादा किसके पास है? इंडिया के पास। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटल्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा कैटल्स इंडिया। फिर आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था? फूड ग्रेन्स और सीरियल्स,
फूड ग्रेन और सीरियल्स को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें भी मेनली गेहूं संबंधित था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो आई थी, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए फूड ग्रेन्स का, उसमें भी मेनली जो गेहूं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सीरियल्स, अनाज को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें मेनली गेहूं। दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया था? नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाला व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम लिखो। इंडिया में सीधे सीधे नहीं आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इनकी देन है, नॉर्मन बोरलॉग। अब हुआ क्या, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और भारत जब आजाद हुआ है, शुरू में नेहरू जी थे, तो इंडिया लगातार इस बात से फूड शॉर्टेज को झेलता रहा, गरीबी, भूखमरी। हम उतना भी अनाज नहीं उगा पाते थे जितना हमारी पॉपुलेशन को चाहिए। अमेरिका वगैरह से हम लोग परचेस करते थे, तो अमेरिका इतनी खराब क्वालिटी का गेहूं देता था जो वहां जानवर भी ना खाए। तो बड़ा फेमस स्लोगन जो उनका जवाहरलाल नेहरू का था ना कि ये शास्त्री जी का, शास्त्री जी जब बाद में पीएम बने हैं तो उन्होंने इस पे बहुत जोर दिया कि एक तो चाइना एक तरफ दुश्मन, एक तरफ पाकिस्तान, तो जवान जो है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे और किसान जो है खेती को बढ़ाए। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था शास्त्री जी, का पर्पस ये था कि जवान की जिम्मेदारी है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना और किसान जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे। कम से कम हम उतना अनाज तो उगा पाए कि जो हम लोग अपना पेट भर सकें। तो हरित क्रांति भारत में जब कंसेप्ट आया 60s में ही, तो इंडिया में इसको लेकर आए एमएस स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में अगर बोला जाए तो एमएस स्वामीनाथन, दुनिया में किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलॉग। अब इसी से आइडिया लेकर भारत में फूड मिनिस्टर थे उस समय सी सुब्रमण्यम। शास्त्री जी की गवर्नमेंट, फूड मिनिस्टर थे सी सुब्रमण्यम, इनका आइडिया था। शास्त्री जी पीएम थे, आइडिया था फूड मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम का, और इनके आइडिया को इंप्लीमेंट किया था एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब देख लो, पहले पूरी बात समझ आई। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। एक बार तो ये भी क्वेश्चन आया कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे। अभी मैं देख रहा था कुछ समय पहले, इसी साल में कोई पेपर हुआ है जिसमें पूछा नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे, और यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखवा रखा है मैंने यूएस के थे, पहले से बताया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ गया कि किस कंट्री के थे, यूएस के थे। ऑप्शन में था यूएस, मैक्सिको, ऐसे लिखा हुआ था। तो कंट्री भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ब्रैकेट भी जो नोट्स में लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बनवाए हैं, हर चीज जो इंपॉर्टेंट है सब लिखी हुई है, एक भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते आप इसमें। तो नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी एग्रोनॉमिस्ट थे, मतलब एग्रीकल्चर के जाने माने एक्सपर्ट। तो नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में, इंडिया में फूड मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम का आइडिया था इसको लाया जाए। देखो अब ये लिखा है, अब इसको पढ़ो। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, फूड ग्रेन और सीरियल्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए वर्ल्ड में, नॉर्मन बोरलॉग ने इसको शुरू किया था। नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर, साइंस और रिसर्च की कैटेगरी में। नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर बोरलॉग अवार्ड किस एरिया में देते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, साइंस के लिए, रिसर्च के लिए। मतलब एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड साइंस और रिसर्च का अगर किसी ने काम किया उसको दिया जाता है बोरलॉग अवार्ड। ये भी यूपीएससी ने पूछ चुका है एक बार, बोरलॉग अवार्ड किस एरिया में दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर आपको पता है कि एग्रीकल्चर संबंधित काम था, तो एग्रीकल्चर, साइंस और उससे रिलेटेड रिसर्च। बोरलॉग अवार्ड किस एरिया में देते हैं? एग्रीकल्चर, साइंस और उससे रिलेटेड रिसर्च। एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में जो चला वो किस एरिया में?
मैंने बताया मेनली इसका जोर गेहूं पर था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब। आज अगर आप देखो वीट प्रोडक्शन में यूपी, हरियाणा, पंजाब अच्छा खासा वीट प्रोडक्शन है इनका। तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब इन एरिया में चलाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट फेज। ये वाले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब ये एरिया है जहां चलाया गया था। और इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए आइडिया किसने दिया? सी सुब्रमण्यम, जो उस समय फूड मिनिस्टर हुआ करते थे। यहां तक अगर किसी को नहीं क्लियर है बात तो बताए, यहां तक किसी को कोई वर्ड समझ नहीं आया हो तो बताए। क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े। और जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, स्टेट पीसीएस वाले बच्चे और एसएससी वाले भी, जितने सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें अगर आपके 70% क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हों, तब वो चिंता का विषय है। तुरंत मुझे बोलें कि सर हमने आरोहण से क्लास की है और हमारे क्वेश्चन 70% भी नहीं हो रहे। स्टेट पीसीएस वाले बच्चे जो आप लोगों का बैच है और एसएससी वाले जो बैच है, जिसके जितने सब्जेक्ट हो चुके हैं, वो सब्जेक्ट हो गया हो और प्रीवियस ईयर पेपर में 70% भी वो सब्जेक्ट ना बन रहा हो, तो इमिडिएटली आप मुझे लिखें यहां पर। क्योंकि फिर वो चिंता का विषय है कि टाइम भी दे रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तब वो चिंता का विषय कि क्यों नहीं बन रहा है, क्या रीजन है। भैया तो टीचर के एंड पे कमी हो रही है या स्टूडेंट के एंड पर हो रही है, तो साथ साथ इवेल्युएट करते चलो। पेपर के दिन करोगे तो गलती हो जाएगी, अभी समय है, अभी उसका निराकरण कर दिया जाए। तो फर्स्ट फेज ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो चला था वेस्टर्न यूपी, ये लिखा है वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब हरियाणा। और सेकंड फेज प्रपोजल है अभी, सेकंड फेज का प्रपोजल है ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में प्रमोट किया जाए। अब सेकंड फेज इसका जो प्रपोजल है स्टार्ट किया जाए कहां पर? ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर है? निलय 80+% बन रहा है। एग्जाम कौन सा निलय? स्टेट पीसीएस या आप इसकी बात कर रहे हैं एसएससी की? स्टैटिक जीके अलग से, स्टैटिक जीके मैं पढ़ाऊंगा जब आपका जीके एंड करंट अफेयर सब्जेक्ट आएगा। स्टैटिक जीके अलग से पढ़ाई होगा क्या? कुछ बॉयज बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा सब्जेक्ट ही है जीके करंट अफेयर। जीके करंट अफेयर एसएससी वाले जो बच्चे हो चाहे बीपीएससी हो, उसमें तो कराना ही है मुझे। अरे सीजीएल वीजीएल कुछ नहीं, पैड से टिक कर दोगे सीजीएल, हाथ की भी जरूरत नहीं, पैड से टिक कर दोगे। बिना मतलब सीजीएल में जीएस का हुआ बना रखा है। जितने बनने वाले क्वेश्चन है वो बन जाएंगे क्लास से, और जो नहीं करने सीजीएल में वो बिल्कुल नहीं करने। कुछ क्वेश्चन सीजीएल में जानबूझ के बकवास देता है, उनको अटेम्प्ट भी करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उनको, तब भी कट ऑफ से ऊपर रहोगे। वो जानबूझ के डेलिबरेटली दिए जाते हैं कट ऑफ को नीचे लाने के लिए, सीजीएल में खासकर। पर जितना 70-80% बन रहा है, 70% बहुत अच्छा स्कोर है सीजीएल में, जीएस में। अब सुनो, तो हमने कुछ रिवॉल्यूशन की बात की, ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर है? और येलो रिवॉल्यूशन की बात करें, येलो रिवॉल्यूशन तेल संबंधित चीजें उनसे संबंधित है, जैसे ऑयल सीड्स। येलो रिवॉल्यूशन संबंधित है ऑयल सीड्स, जैसे मस्टर्ड। तो येलो कलर याद रखो ऑयल से। ग्रे रिवॉल्यूशन किसके बारे में है? ग्रे रिवॉल्यूशन संबंधित है फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के बारे में है ग्रे रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके बारे में है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बढ़ाने के, पेट्रोलियम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। पिंक रिवॉल्यूशन प्याज और ये जो केकड़ा वेकड़ा होता है इनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। पिंक रिवॉल्यूशन है ओनियन, क्रैब, प्रॉन, इनका प्रोडक्शन कैसे बढ़े। एक होता है सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन है एग प्रोडक्शन कैसे बढ़े, एग प्रोडक्शन। तो कौन सा रिवॉल्यूशन किसके बारे में है? मैचिंग में भी आता है, सिंगल लाइनर में भी आ जाता है। येलो वाला ऑयल सीड्स, ग्रे वाला फर्टिलाइजर, ब्लैक पेट्रोलियम, पिंक ओनियन और क्रैब प्रॉन, मतलब प्याज और केकड़ा वेकड़ा जो होता है वो। सिल्वर वाला एग प्रोडक्शन के बारे में। और रेनबो का क्या मतलब है? इन सब चीजों का मिक्सचर।
रेनबो रिवॉल्यूशन का मतलब है एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम जो इन सारी चीजों को कवर कर ले। रेनबो रिवॉल्यूशन का मतलब है इन सब का मिक्सचर। एमलगमेशन का मतलब होता है इन सब चीजों का एडिशन कर दो। जो रिवॉल्यूशन है उनका एमलगमेशन, उनका मिक्सचर, एमलगमेशन ऑफ वेरियस रिवॉल्यूशंस। ये जो रिवॉल्यूशन लिखे हैं कई सारे, इनका मिक्सचर। एमलगमेशन ऑफ वेरियस रिवॉल्यूशन, कई सारे जो रिवॉल्यूशन लिखे उनका मिक्सचर है रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन। एंथोलॉजी ऑलरेडी बता दिया था हमने, फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। एंथोलॉजी एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेशिया, सबसे छोटा वोल्फिया। सबसे बड़ा रेफ्लेशिया, सबसे छोटा वोल्फिया। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड मैंने बताया था जहां पर आएगा उसका मतलब ह्यूमन। एंथ्रो वर्ड जहां पर आएगा उसका मतलब है ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है? इट डील्स विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, देयर वेरिएबिलिटी एंड देयर एडेप्टेशंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वेरिएशन क्या है, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में वो एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन कैसे बढ़ाता है। मतलब एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन संबंधित और ह्यूमन के फीचर्स के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वेरिएबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। मतलब मैं यहां पर अगर लिख दूं सिंपली, एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद ह्यूमन इवोल्यूशन, वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। इसकी बात कर रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन इवोल्यूशन, वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, इसकी बात कर रहा है। एंथ्रो वर्ड का मतलब ह्यूमन, एंथो का मतलब फ्लावर, ANTHO, एंथो, एंथो का मतलब फ्लावर, और THRO अगर आएगा, आर का मतलब वहां पर है एंथ्रो, मतलब ह्यूमन। एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन। क्लियर है? देखो यहां पर, तो एंथ्रोपोलॉजी इट डील्स विद द evolution of human, their variability and their adaptation, वही लिखा हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी इट डील्स विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, देयर वेरिएबिलिटी एंड देयर एडेप्टेशन, अनुकूलन, टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसे सरवाइव कर जाए। ये वर्ड लिखा है स्ट्रेसेस। ये काट के ठीक से लिख देता हूं मैं, स्ट्रेसेस वर्ड लिखा है ये, स्ट्रेसेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। एक वर्ड होता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बॉडी संबंधित हिसाब किताब लगाना। बायोमेट्रिक्स में हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट, हिसाब किताब लगाना। तो इट इज द मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पीपुल, यूनिक बिहेवियरल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट। ट्रेट मतलब विशेषताएं। ट्रेट शब्द का मतलब है विशेषताएं, ट्रेट्स। It is the measurement and statistical analysis of people, unique behavior and biological characteristic और trait। मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सिंपली बॉडी का हिसाब किताब लगाना, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स और मेजरमेंट करते हैं बॉडी के अलग अलग चीजों के बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल लेवल। तो बायोमेट्रिक्स जब भी वर्ड आएगा, सिंपली मेजरमेंट, स्टैटिस्टिकल वर्ड ध्यान दें, बॉडी संबंधित। बायोमेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं मेजरमेंट और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं बॉडी के बारे में।
आपका यूनिक बिहेवियर, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, इन सब चीजों का हिसाब किताब लगाना। ये पहले समझ आ रहा है? पहले ये देख लो, जो वर्ड लिखे हैं पढ़ने में आ रहे हैं? स्पेलिंग वगैरह समझ आ रही है? दिक्कत हो रही बताओ मुझे। तो बायोमेट्रिक्स इट इज द मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पीपल यूनिक बिहेवियर एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट, ब्रैकेट में लिखा है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। राइटिंग पढ़ने में आ रही है या मैं दोबारा लिख दूं? बता दो मुझे, ये पढ़ने में आ रहा है या दोबारा लिखना है तो मुझे बता दो, कहीं दिक्कत आ रही है तो। स्पेलिंग वगैरह कहीं दिक्कत आए बता देना। इसके बाद एक दो छोटे छोटे ब्रांचेस और हैं। एक वर्ड लिखा है यूजेनिक्स, मैं आपको पहले बताऊं, एक वर्ड होता है यूजेनिक्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स का पार्ट है कि अगर जीन्स में कोई गड़बड़ है उसको इंप्रूव कर दिया जाए। यूजेनिक्स वर्ड का मतलब है जीन्स में अगर कोई गड़बड़ है तो उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया जाए। तो ह्यूमन जेनेटिक्स की बात है ये। यूजेनिक्स का मतलब है इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, पार्ट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या करते हैं कि जिस जीन्स में गड़बड़ है उस पर स्टडी की जाए, कैसे इंप्रूव करना है। तो इट इज द स्टडी ऑफ साइंस दैट डील्स विद इनहेंसिंग या इंप्रूविंग द ह्यूमन रेस। साइंस का वो हिस्सा है कि ह्यूमन रेस में इंप्रूवमेंट किया जाए विद द हेल्प ऑफ हेरेडिटरी कंट्रोल। कि मान लो अगर पेरेंट्स में कोई जीन ऐसा है कि जो बच्चा होगा उस बच्चे में वो जीन कोई बीमारी कर देगा, डायबिटीज है, चाहे कैंसर है, चाहे कोई और जेनेटिक प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है, कई बीमारियां हो सकती हैं। तो जो बच्चा है उसमें ऐसा क्या कर दें, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर दें कि वो बीमारी डेवलप ना हो, कैसा जेनेटिक इंप्रूवमेंट कर दिया जाए कि उसमें वो बीमारी ना पनपे, ना हो। तो यूजेनिक्स में हम क्या बात करते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स का पार्ट है ये साइंस, इट इज द स्टडी ऑफ साइंस जो डील करता है ह्यूमन रेस, नस्ल में सुधार कैसे करें, हेरेडिटरी कंट्रोल करके या जेनेटिक इंप्रूवमेंट करके, जीन्स के लेवल पर जाकर सुधार करके उसमें इंप्रूवमेंट करना। एक शब्द में अगर मैं कहूं कि जीन जेनेटिक गड़बड़ अगर हो रही है, आने वाली पीढ़ी में अगर कोई दिक्कत हो सकती है, कैसे जीन्स के अंदर इंप्रूवमेंट कर दिया जाए कि वो समस्या आगे आने वाले में ना हो। पर हर चीज सक्सेसफुल हो गई है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें अंडर रिसर्च है। तो यूजेनिक्स में होता है जीन्स के अंदर इंप्रूवमेंट करके आने वाली नस्ल में सुधार करना, जीन्स के लेवल पे सुधार करके आने वाली नस्ल में सुधार करना। तो इट इज यूज टू इंप्रूव द अपकमिंग जनरेशन फीचर बाय फाइंडिंग द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आने वाली जनरेशन में सुधार करना जेनेटिक लेवल पर। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि कोई फिल्म स्टार है और उनको चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो भी आगे जाके फिल्म स्टार बने, देखने में बड़ा सुंदर सा हो, बाल उसके करली हो, नीली आंख हो। कई बार आप देखते नहीं हो, न्यूज में आता रहता है कि इनका जो बेबी डेवलप हुआ है, मतलब ये लोग करते रहते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट बच्चों पर भी। विदेशों में तो बहुत ही होता है कि बच्चा पैदा होने वाला है, वो लोग इतना उस पर रॉकेट साइंस लगवा देते हैं कि डॉक्टर से बात कर करके कि इसमें क्या क्या फीचर हमारी इच्छा के अनुसार हों, मतलब बच्चा जो है वो उनके हिसाब से बने, लंबी नाक हो, आंख ऐसी हो, करली हेयर हो, कलर कैसा हो। तो हर चीज में सफलता तो नहीं मिली है पर कई चीजें अपने हिसाब से कर भी लेते हैं। हाइट अच्छी हो, तो जीन के लेवल पे सुधार करके, जीन्स के लेवल पे सुधार करके इंप्रूवमेंट करना, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना, जीन्स के लेवल पे इंप्रूवमेंट करके बच्चे को उस तरह से डेवलप करना। तो यूजेनिक्स में जीन्स में सुधार करके ऐसा करना पड़ता है, यूजेनिक्स में जीन्स के लेवल पर सुधार करके आपको ऐसा करना पड़ता है। एक दो ब्रांचेज और भी होती हैं। एक बात बताओ, एक बच्चा जो ऐसी सिचुएशन में पल रहा है, एक बच्चा जो ऐसी सिचुएशन में पल रहा है जहां चारों तरफ क्रिमिनल रहते हैं, बहुत गरीबी है, स्लम एरिया है, क्राइम आए दिन होता है, ड्रग्स, इस तरह का माहौल है। तो अगर उस बच्चे को हम एजुकेशन दे दें और किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दे रहने के लिए,
तो क्या सराउंडिंग को बदल के भी किसी में सुधार किया जा सकता है? सराउंडिंग को बदल कर भी क्या कोई सुधार हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर को अगर आप चेंज कर दो, जीन्स में चेंज नहीं कर रहे हो, पर आप फेवरेबल कंडीशन उसको दे दे रहे हो कि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए, इस प्रकार के इंप्रूवमेंट को यूथेनिक्स कहते हैं। सराउंडिंग कंडीशन को इंप्रूव करके, लिविंग कंडीशन को अच्छा करके उसमें सुधार करना, इंप्रूवमेंट लाना, इसको यूथेनिक्स बोला जाता है। यूथेनिक्स। तो दो बातें आई, जीन्स के लेवल पर इंप्रूवमेंट करके इंप्रूव करना यूजेनिक्स, और जीन्स में इंप्रूव ना करके सराउंडिंग कंडीशन को बेटर बनाना, उसके द्वारा अगर किसी में सुधार किया जा रहा है, यूथेनिक्स। ईयू शब्द का मतलब है ह्यूमन की बात हो रही है। एंथ्रो वर्ड आ जाए या ईयू वर्ड आ जाए, ह्यूमन की बात हो रही है। एंथ्रो वर्ड लिखा हो या ईयू वर्ड लिखा हो, इसका मतलब ह्यूमन है। तो यूजेनिक्स मतलब ह्यूमन रेस को इंप्रूव करना जीन्स में इंप्रूवमेंट करके। यूजेनिक्स जो आपने वर्ड पढ़ा था, यूजेनिक्स का मतलब है जीन्स में इंप्रूव करके ह्यूमन में इंप्रूवमेंट करना, और यूथेनिक्स का मतलब है सराउंडिंग कंडीशन को इंप्रूव करके ह्यूमन में इंप्रूवमेंट करना। कि इन्वायरमेंटल फैक्टर इंप्रूव कर दो, शिक्षा दे दो, अच्छी हेल्थ कंडीशन दे दो, रहने के लिए अच्छा हो, साफ पानी मिले, खाना मिले, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता हो, मतलब उसको सराउंडिंग के फैक्टर जो है फेवरेबल मिले, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ पाए, उसमें सुधार हो पाए, सोच का स्तर वगैरह बेहतर हो सके। तो यूथेनिक्स में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यूथेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बाय इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस, इन्वायरमेंट, शिक्षा, हेल्थ, दवाइयां, ये सब चीजें जो फेवरेबल कंडीशन उसको मिले, जो उसको नहीं मिल पा रहा था, बढ़िया खाना, सैनिटेशन, हाइजीन, फिर वो अपना जितना इंप्रूव कर सके उतना करे। तो सराउंडिंग कंडीशन को इंप्रूव करके ह्यूमन को इंप्रूव करना, ये साइंस का ब्रांच है यूथेनिक्स। सराउंडिंग कंडीशन को इंप्रूव करके ह्यूमन में इंप्रूवमेंट लाना, दैट इज यूथेनिक्स। और जेनेटिक इंप्रूवमेंट करके इंप्रूवमेंट करना, दैट इज यूजेनिक्स। यूजेनिक्स। और यूजेनिक्स के अलावा कई बार वर्ड यूफेनिक्स भी होता है, वो भी जेनेटिक लेवल का इंप्रूवमेंट है। यूफेनिक्स अगर वर्ड लिख दिया है तो भी वो जेनेटिक इंप्रूवमेंट है, ये ध्यान रखो। तो यूजेनिक्स लिखा हो या यूफेनिक्स लिखा हो, ये जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात है। यूथेनिक्स का मतलब है सराउंडिंग कंडीशन को इंप्रूव करना। यूजेनिक्स या यूफेनिक्स का मतलब है जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना, जीन्स में सुधार करना। दो शब्द हो गए, यूजेनिक्स या यूफेनिक्स अगर वर्ड आ जाए तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना, यूथेनिक्स आ जाए तो सराउंडिंग को इंप्रूव करना। यहां तक की कथा समाप्त। इतने में कुछ ना समझ आया हो तो पूछिए। छोटे छोटे टर्म थे, सारे क्लियर हो गए यहां तक, कुछ हमने ऐड भी कर दिए हैं। ठीक है। और एक शब्द होता है डिसजेनिक्स। डिसजेनिक्स कि कौन से ट्रेट नहीं आने चाहिए, कौन से ट्रेट आप नहीं चाहते हो। डिसजेनिक्स, डिसजेनिक्स है स्टडी ऑफ अनडिजायरेबल ट्रेट्स। स्टडी ऑफ अनडिजायरेबल कि कौन से ट्रेट आप नहीं चाहते हो कि डेवलप हों, कि समाज के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, अनडिजायरेबल ट्रेट। तो डिस वर्ड का मतलब यहां नेगेटिव टर्म्स है कि क्या नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल ट्रेट, ट्रेट का मतलब क्या है, आपकी विशेषता, आपका कैरेक्टर।
कौन सी चीज अनडिजायरेबल है, कि अगली पीढ़ी में क्या चीज ना जाए, क्या इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहते हो सर इसमें ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये खराब है, नुकसानदायक है, अच्छा नहीं है, तो अनडिजायरेबल ट्रेट के बारे में अलग से स्टडी करना कि क्या नहीं होना चाहिए, किसको डिस्करेज किया जाए, क्या नहीं होना चाहिए, किसको डिस्करेज किया जाए। यू फेनिक्स वाली स्लाइड देख लो। डिसजेनिक्स एक नेगेटिव वर्ड है। अनडिजायरेबल ट्रेट्स, अनडिजायरेबल कैरेक्टर क्या होते हैं, क्या नहीं होने चाहिए, कौन कौन से अनडिजायरेबल कैरेक्टर हैं जो नहीं होने चाहिए थे, अलग से उसके बारे में स्टडी करना। अनडिजायरेबल या अनवांटेड कुछ भी कह लो। क्लियर, आगे बढ़े। ये सब ने बता दिया था। रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी वर्ड होता है। रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, एक होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है, टोटल अभी तक 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। अभी तक 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन था स्टीम एनर्जी और वाटर पावर की मदद से, सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टीम पावर और वाटर की एनर्जी जो इस्तेमाल करके। सेकेंड रिवॉल्यूशन में मास प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जब आया तब शुरू हुआ ये। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का जमाना। और फोर्थ वाले में आजकल जो आप सुन रहे हो इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम, ये चल रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस समय जो आप देख रहे हैं चारों तरफ वो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मैं इसका एक इमेज दिखाता हूं आपको, एक क्लियर इमेज दिखा रहा हूं। क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आगे बढ़ा तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां से कहां शुरू हुआ। सबसे पहले स्टीम एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे, ट्रेनें वगैरह चलती थी स्टीम एनर्जी से, हाइड्रो पावर से पावर जनरेशन वगैरह करना, तो धीरे धीरे करके बढ़ा है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ा है। और आज के जमाने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आप पहुंच गए, तो किस तरह से ग्रोथ हुई। 4 स्टेजेस कौन कौन से माने जाते हैं इसके। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस पर बेस्ड था, थर्ड वाला किस पर बेस्ड था। ये वाली इमेज मैं आपको दिखा रहा था अभी, जो इमेज मैं आपको दिखा रहा था ये थी। ये देखो, ये क्लियर इमेज चाहे तो कॉपी पे लगा लेना, आपके नोट्स में साफ नहीं आ रही है ये। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखो, ट्रेन बनी हुई है, स्टीम इंजन से चलती थी, स्टीम इंजन से चलता था। जेम्स वॉट स्टीम पावर उसने खोजा। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन मैकेनाइजेशन, स्टीम जो ये जैसे ट्रेन का चलना स्टीम एनर्जी की मदद से, तो मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर, वाटर पावर, इसकी मदद से शुरू हुआ। इलेक्ट्रिसिटी आया तो मास प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये असेंबली लाइन वगैरह, ये सेकेंड रिवॉल्यूशन में आए। थर्ड रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का जमाना। फोर्थ रिवॉल्यूशन में साइबर फिजिकल सिस्टम, और फोर्थ रिवॉल्यूशन में ही आप देख रहे हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल कई सारे गैजेट आप देखते हो एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच, कई सारी एक्टिविटी उससे हो जाती है, तो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपका, और आप सुन रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, ये लेटेस्ट चीजें आप सुन रहे हैं, ये सब फोर्थ रिवॉल्यूशन का पार्ट है, क्वांटम कंप्यूटिंग। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, नॉर्मल कंप्यूटर जो आपका होता है, नॉर्मल कंप्यूटर, ये आपका वर्क करता है बिट के ऊपर, ये वर्क करता है बिट के ऊपर। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट का मतलब क्या, ये काम करता है 0 1, इसी भाषा को समझता है कंप्यूटर। अभी तक जो कंप्यूटर हमारा सिस्टम चलता है वो बिट कंसेप्ट पर, बाइनरी डिजिट। 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन।
0 का मतलब है ऑफ स्टेट, 1 का मतलब है ऑन स्टेट। तो एक बार में या तो 0 स्टेट पे होगा या तो 1 पर होगा। नॉर्मल कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है ना, 0 1 1 0 0 1 1 1 ऐसे करके। तो आपका 0 या 1 ये दो स्टेट है बाइनरी डिजिट में। तो 0 ऑफ 1 ऑन एक बार में एक स्टेट पर रह सकता है। क्वांटम कंप्यूटर में बिट की जगह वर्ड आता है क्यूबिट। क्वांटम कंप्यूटर अभी जब दुनिया इसकी तरफ जा रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले कई गुना फास्ट और डाटा हैंडलिंग करने के मामले में कई गुना डाटा स्टोर कर सकता है। जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया का समिट से भी कई गुना फास्ट होगा क्वांटम कंप्यूटिंग। और ये बिट पर नहीं, ये वर्क करता है क्यूबिट पर। यहां बिट की जगह वर्ड आएगा क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब है 0 1 एक समय में एक साथ एक स्टेट पर भी हो सकते हैं। सुपर पोजिशन एक कंसेप्ट है यहाँ पर। क्वांटम कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटिंग का एक सिद्धांत है जिसमें एक ही समय पे 0 1 दोनों एक स्टेट पॉसिबल हो सकती है, जबकि नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं हो सकती। एक ही समय पे या तो 0 या तो 1 हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक ही समय पे दोनों एक साथ भी हो सकते हैं सुपर पोजिशन के द्वारा। तो सुपर पोजिशन कंसेप्ट के द्वारा दोनों एक साथ एक समय पे एक स्टेट में पॉसिबल हैं, सुपर पोजिशन कंसेप्ट के द्वारा। तो यहां पर बिट की बजाय वर्ड बनेगा क्यूबिट। दो दो डिजिट एक समय पे एक ही साथ एक ही स्टेट में, ये कंसेप्ट चलेगा, क्यूबिट इसको बोलेंगे। क्यूबिट बोलेंगे तो आप सोचो डाटा हैंडलिंग कई गुना बढ़ जाएगी और स्पीड कई गुना फास्ट। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्वांटम कंप्यूटिंग भी शामिल है। तो नॉर्मल कंप्यूटर बिट के ऊपर काम करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट के ऊपर काम करता है। सुपरपोजिशन सिद्धांत के हिसाब से एक बार में दो डिजिट एक साथ एक स्टेट में हो सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग वेरी फास्ट एंड कैन हैंडल ह्यूज डाटा, बहुत ज्यादा डाटा को भी हैंडल कर सकता है। सुपर कंप्यूटर वगैरह के लिमिट से बहुत आगे है ये। सुपर कंप्यूटर इसके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग यहां तक देख लो, कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ। तो क्वांटम को 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे अभी हम चल रहे हैं इस समय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो आप हर जगह देख रहे हो कि रोबोट न्यूज पढ़ रहा है, न्यूज रीडर देख रहे हो ना आजकल, न्यूज रीडर जो है वो भी रोबोट हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बात है सब फोर्थ रिवॉल्यूशन का पार्ट है। मियावाकी वगैरह बता ही दिया है, माइकोलॉजी, फंगस ये सब बता दिया, बीमारियां इससे कौन सी होंगी वो बता दी, एमानिटा मॉर्शला सब बता दिया, एल्गोलॉजी वगैरह बता चुके हैं। एल्गोलॉजी में यूनिसेल्युलर एल्गी में एक और नाम मैंने एग्जांपल दिया है, डाई एटम। डाई एटम एक वर्ड लिखा है, ये भी एल्गी है, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एल्गी में एक और नाम लिखा हुआ है डाई एटम। एग्जाम्पल जो लिखा है ये भी नोट कर लेना, जो मैं लिख रहा हूं अगर आप उसके हिसाब से नोट्स बना रहे हैं तो इसके मैच करके ये भी ऐड कर लेना, डाई एटम। बाकी सारा सेम है, सब लिखवा रखा है। एक छोटा सा वर्ड डाई एटम अभी तक मैंने लिखवाया नहीं है, हालांकि इन्वायरमेंट में पढ़ा रखा है, ये फूड चेन वगैरह में पढ़ाया हुआ है। डाई एटम फूड चेन में पढ़ाया हुआ है, पर यहाँ यूनिसेल्युलर एल्गे है, ये ऐड करना है। डाई एटम ये यूनिसेल्युलर एल्गे होता है। वायरस वगैरह बता रखा है, ये लिखवा दिया था, वायरस डिकम्पोजर नहीं होता पर पैरासाइट होता है, ये लाइन लिखवा दी थी। वायरस डिकम्पोजर नहीं होता पर पैरासाइट होता है। वायरस डिकम्पोजर नहीं होता पर पैरासाइट होता है, ये सब बता चुका हूं मैं। प्रोटीन वगैरह बता चुका हूं। एक आध जनरल टॉपिक और इसमें लिखे हैं।
एल्गी आपने देखा है कि वाटर बॉडी पे तैरता है, एल्गी जो होती है वाटर बॉडी पे तैरता है, ये इसमें रूट नहीं होता। एल्गी होता है रूटलेस, फ्लोटिंग टाइप का। एल्गी होता है रूटलेस फ्लोटिंग टाइप। एल्गी में रूट नहीं होती और ये फ्लोट करती है, कोई भी एल्गी हो। अब इसके अलावा ये सब बता रखा है। एल्गी रूट नहीं होता, फ्लोट करता है, रूटलेस होता है, फ्लोटिंग टाइप का होता है, रूटलेस फ्लोटिंग टाइप। ये क्या लिखा हुआ है? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये हमें एनर्जी देते हैं, विटामिन हमें एनर्जी नहीं देता। चैप्टर 3 में विटामिन का जिक्र आएगा तब हम देखेंगे भी, विटामिन हमें एनर्जी नहीं देता। फैट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन हमें एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, विटामिन नहीं। फैट हमें एनर्जी देता है 9.2 कैलोरी पर ग्राम। फैट हमें एनर्जी देता है कितना? 9.2 कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम लिखा है ये, कैलोरी पर ग्राम। तो फैट हमें एनर्जी देता है 9.2 कैलोरी पर ग्राम। नाइन पॉइंट टू कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन एनर्जी देता है 4 कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है 4 कैलोरी पर ग्राम। ये हैं क्या? ये सब होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये जो चीजें लिखी हैं ये क्या होते हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स के नाम है। लाइफ के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन, कार्ब सब जरूरी है। इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? ये क्वेश्चन कई बार आया। इन तीनों में मैक्सिमम एनर्जी फैट। मैक्सिमम एनर्जी इन तीनों में हमें कौन देता है? फैट। अगर आप कई दिन तक खाना नहीं भी खाओ तो आप जिंदा रह जाते हैं, कई दिन फास्ट रखने पर आप जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का फैट गल के आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी का फैट गलकर आपको एनर्जी देता है। तो फैट देता है सबसे ज्यादा एनर्जी 9.2 कैलोरी पर ग्राम। इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी फैट, तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी फैट। देख लो, क्लियर है बात? अनुराग कह रहे हैं नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। बाकी लोगों को डाउनलोड हुए हैं? बाकी लोगों के नोट्स डाउनलोड हुए हैं? जरा इनको तरीका बता दें कैसे हो रहा है। नोट्स डाउनलोड हो रहे हैं तो बाकी लोग इनको भी बता दें। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप सारे लोग देखो, आरोहन का जो ग्रुप बना हुआ है चैट का, उसमें मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ। टेस्ट कब होगा, सब्जेक्ट क्या शुरू होगा, आरोहन के टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। एक एक बच्चे को बता पाना पॉसिबल नहीं है। मैं डेली कम से कम समझो 500 से ऊपर मैसेज करता हूँ, रिप्लाई। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, बार बार मैं टेलीग्राम के लिंक शेयर कर रहा हूँ, जुड़ ही नहीं रहे उसके ऊपर। तो मैं एक एक बच्चे को कान में या घर पे आके तो नहीं बताऊंगा। आरोहन के टेलीग्राम ग्रुप पे भी चीजें पड़ती हैं, जो आरोहन के कम्युनिटी चैट ग्रुप बने हुए हैं ऐप के ऊपर ही, उस कम्युनिटी चैट में भी सारी चीजें बताता रहता हूँ, हर जगह अपडेट होता है। टेलीग्राम ग्रुप आरोहन का ज्वाइन कर लीजिए, मैंने हर जगह शेयर कर रखा है। किसी के पास अगर लिंक पड़ा हो तो इसमें चैट बॉक्स में डाल भी दो जरा। आरोहन का टेलीग्राम ग्रुप पड़ा हो तो जरा लिंक इसमें शेयर कर दो। और इनके नोट्स डाउनलोड क्यों नहीं हो रहे इनको बता दो कैसे डाउनलोड होगा, शेयर भी कर दो ये चीज। या तो पर्सनली मुझे मेल कर देना, कॉपी शेयर कर दूंगा मैं, और क्या बताऊं। इतने के बाद भी नहीं मिले तो शेयर कर देना, मुझे मेल कर देना इस पर।
सौरभ डॉट GS फॉर 1 मिनट, इस पे कर देना। चलो saurabh.पांडे@gmail.com। नोट्स नहीं मिल रहे, मैं पर्सनली भेज दूंगा। saurabh.पांडे@gmail.com। यहाँ पे मेल करके भी मिल जाएगा नोट्स, या तो मुझे इस पे आरोहन की जो वेबसाइट है उस पर भी फ्री सेक्शन में जाओगे नोट्स मिल जाएंगे। आरोहन वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर भी नोट्स पड़े हुए हैं सब, तो वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, ऐप से भी निकाल सकते हो। नहीं मिल रहा मेल कर देना, वहां भेज दूंगा। कहानी खत्म हो गई सारी, आगे बढ़े आप। और टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्ट हो जाइए, वहां पर भी मैं शेयर करता रहता हूँ सारी चीजें, ग्रुप पे ही बताता रहता हूँ। आधी एनर्जी तो आपको रिप्लाई करने में जाती है पूरे दिन में, 500 से ऊपर रिप्लाई ज्यादा ही होता होगा पर डे। अब एक कंसेप्ट होता है बॉडी मास इंडेक्स। कई बार डॉक्टर कहता नहीं है आपकी हाइट ज्यादा है और वेट उससे भी ज्यादा है, या हाइट कम है वेट ज्यादा है, तो सही हाइट और वेट क्या होना चाहिए, ये पूरा चार्ट होता है, इसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोल रहे हैं। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? वेट को किलोग्राम में लिख दो और हाइट को मीटर, और ऐसे स्क्वायर कर दो उसका। मीटर में जो हाइट निकल के आए उसका स्क्वायर निकाल लो, ये रेशियो जो आएगा इसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ऑप्शन देगा, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड स्क्वायर ऑफ हाइट। रेशियो ऑफ वेट अपॉन स्क्वायर ऑफ हाइट, ऐसे कैलकुलेट होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, आइडियल व्यक्ति का क्या हो, तो देखो यहाँ लिख रखा है बॉडी मास इंडेक्स। रुको मैं चार्ट ये दोबारा दिखा देता हूँ, उसमें ये धुंधला दिख रहा है। तो अगर एक लेवल से ज्यादा जाता है तो कह देते हैं भाई ओबेसिटी है, ओबेसिटी है, मोटापा है, डायबिटीज होने के चांस है, ये सब अंदाजा इससे लग जाता है। बॉडी मास इंडेक्स। ये देखो, तो बॉडी मास इंडेक्स वेट को किलोग्राम में और हाइट मीटर में, उसका स्क्वायर डिवाइड कर दोगे, तो अगर ये 18.5 से कम आया तो आप अंडर वेट हो, 18.5 से 22.9 आया तो नॉर्मल हो, इससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा 30 के ऊपर ओबेस माना जाता है, ओबेसिटी। और दिख भी रहा है, वो बिल्कुल कीकड़ी दिख रहा है। और इसको देखो, तो अंडर वेट नॉर्मल कितना होना चाहिए, ये चार्ट है। बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए इसके हिसाब से। तो अगर हाइट के हिसाब से वेट नॉर्मल रहेगा तो आपको यंग एज में शुगर, बीपी, इस तरह की बीमारियों के चांस कम हो जाते हैं, हार्ट रेस ये कम हो जाता है, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। जीरो तो नहीं पर चांस कम हो जाते हैं, मतलब कोई व्यक्ति हेल्दी है नहीं है इससे अंदाजा लग जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, क्लियर। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था वायरस के बारे में, वायरस के बारे में सारी कथा बता दी थी, सब बता चुके हैं ये। बीमारियां कौन कौन सी हैं, दो चार बीमारियां इसमें और लिखी हुई हैं। वायरस के कारण होने वाली बीमारियां, कुछ बीमारियां लिखी, कुछ इसमें और लिखी हैं जो आपको बताई थी, थोड़े नाम और लिखे हैं।
डेंगू वगैरह के बारे में कुछ लिखा है, अभी अलग से मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। यहाँ डेंगू के बारे में कुछ बात लिखी है, अभी अलग से डिस्कस करना है हमें। मम्स वाली बीमारी ये है, मीजल्स ये होता है खसरा, मम्स बताया था ना गल सूजा, और मीजल्स ये है खसरे की बीमारी। ये सब कंप्लीट हो गया, बैक्टीरियोलॉजी बता दिया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट अगले लेक्चर में आना है, अगले लेक्चर में होगा। ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, चलो यहाँ भी देख लेते हैं, अभी यहाँ भी देख लेंगे। एक इसमें पॉइंट देखो, मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन ये कराता है एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये कराता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट। क्या काम है इसका? मिल्क में एक शुगर होती है लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर को ये बदल देता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड ही कर्ड में सोरनेस लाता है, खट्टापन लाता है, कॉज सोरनेस, खट्टापन इन द कर्ड। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक एसिड जो दही में लाता है सोरनेस, खट्टापन। क्या कर्ड में सिट्रिक एसिड होता है? खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, क्या कर्ड में होता है? नहीं। लिख के क्रॉस कर दो। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज, लेमन, उनमें जो खट्टापन है सिट्रिक एसिड के कारण होता है, कर्ड में सिट्रिक एसिड नहीं है, कर्ड में सिट्रिक एसिड नहीं है। तो कर्ड का खट्टापन, कर्ड में खट्टापन, तो कर्ड का खट्टापन सिट्रिक एसिड के कारण नहीं, लैक्टिक एसिड के कारण है। कर्ड में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण, कर्ड में खट्टापन लैक्टिक एसिड। एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिनी जेनेसिस, इसको शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, बीटी। इस बैक्टीरिया को अगर हम ब्रिंजल में डाल दें तो बन जाएगा बीटी ब्रिंजल, कॉटन में डाल दें तो बन जाएगा बीटी कॉटन, मेज, मक्के में डाल दें तो बन जाएगा बीटी मेज। तो बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी सोयाबीन, बीटी मस्टर्ड, बीटी मस्टर्ड। ये बैक्टीरिया इन क्रॉप में जाकर इनके जीन्स में बदलाव करेगा, और बदलाव इस तरह से करेगा कि पेस्ट का मुकाबला करने में इसकी क्षमता बढ़ जाए। तो ये बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस अगर इन क्रॉप में डाल दें तो ये इनके जीन्स में चेंज करने लगता है और इन्हें बना देता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब इनके जीन्स में मॉडिफिकेशन कर देता है, और ये हो जाती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या इनको शॉर्ट में आप कह देते हो जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया अगर इन क्रॉप में डाल दिया जाए, वो इनके जीन्स में बदलाव करेगा और इनको कीट का मुकाबला करने में क्षमता बढ़ा देगा। तो ये हो जाती हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, पेस्ट का मुकाबला करने में इनकी क्षमता बढ़ जाती है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। मैं पेस्ट प्रूफ क्रॉप नहीं कह रहा हूं, पेस्ट प्रूफ का मतलब है कि पेस्ट इसको अफेक्ट करेगा ही नहीं। पेस्ट प्रूफ का मतलब तो हो गया कि अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, अफेक्ट तो कर सकता है पर नॉर्मल क्रॉप की तुलना में इनकी क्षमता ज्यादा है पेस्ट का मुकाबला करने में, ये मतलब है।
normal as compared to normal crop, BT crops having more ability to fight against the pest. As compared to normal crop, BT crop having more capability to fight against the pest. So I'm not saying pest proof, I'm using word pest resistant. एक नॉर्मल क्रॉप की तुलना में पेस्ट का मुकाबला करने में इन क्रॉप की क्षमता ज्यादा होती है, तो नॉर्मली देयर इज नो नीड टू यूज डीडीटी लाइक केमिकल. डीडीटी हैविंग लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. डीडीटी वगैरह जो केमिकल हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, तो केमिकल पेस्टिसाइड हमें कम यूज करने पड़ेंगे. बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में भी देयर आर सम ड्रॉबैक्स. तो सेलेक्टिवली वी नीड टू ग्रो. जीएम क्रॉप्स के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल में चेंजेस कर देता है या ह्यूमन बॉडी पे कोई प्रॉब्लम कर देगा, तो सेलेक्टिवली हम ग्रो करेंगे. बीटी क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि आप बीटी गोभी, बीटी आलू कुछ भी बनाने लग जाओ. प्रॉपर रिसर्च करके देखेंगे कि ऐसा ना हो जाए कि पेस्ट को बचाने के चक्कर में आप कोई ऐसी जीएम क्रॉप बना दो जो आपके लिए हार्मफुल हो जाए. इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, कार्टाजिना प्रोटोकॉल, एनवायरमेंट में पढ़ाया हुआ है. पूरा एक टॉपिक इसी के ऊपर है कि कोई जीएम प्रोडक्ट ऐसा ना बन जाए जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाए. उसको रोकने के लिए एग्रीमेंट था कंट्रीज के बीच, उसका नाम कार्टाजिना प्रोटोकॉल. साउथ अमेरिका के कोलंबिया में साइन हुआ था. तो एनवायरमेंट के अंदर पूरा टॉपिक है इसके ऊपर. यहाँ केवल मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया के कई सारे यूज भी होते हैं, जैसे कि जीएम क्रॉप्स बनाने में भी यूज हो गया. बैसिलस थुरिडिजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है जो इन क्रॉप्स के अंदर डाल दें तो पेस्ट को कंट्रोल करने में ये रोल प्ले करता है. ये क्रॉप्स की एबिलिटी पेस्ट का मुकाबला करने में ज्यादा होती है, हम ये कह रहे हैं. कार्ब को ही शुगर कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हर्ष, उन्हीं को शुगर कहा जाता है. क्लियर है यहां तक सारी बात? आगे बढ़े. तो डिजीज वगैरह बैक्टीरिया वाले सब बता ही दिए थे मैंने, टीबी डे वगैरह सब बता दिया था. कुछ डिजीज आपके नोट्स में और लिखी हैं, इनको रीड करना. जैसे मैंने ये सब बताई थी, डीपीटी, टाइफाइड, कॉलरा, ये सब इसमें और लिखी है. देखो, एंथ्रेक्स, प्लेग, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, फूड पॉइजनिंग, तो बैक्टीरिया वाली और भी लिखी है यहाँ. ये लिस्ट पूरी पढ़नी है. आपके नोट्स में डिजीज और भी लिखी है, पूरी पढ़नी है. इसमें एक बीमारी लिखी है सिफिलिस एंड गोनोरिया. ये बैक्टीरिया से होता है और अमेरिका में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इससे. ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होती है, सिफिलिस और गोनोरिया. तो बैक्टीरिया वाला टॉपिक बताया था ना मैंने, बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं, वही लिस्ट है ये. वही लिस्ट लिखी हुई है. कुछ बीमारियां और भी लिखी हुई हैं, जैसे लेप्रेसी. अगर आपसे कोई पूछ ले, लेप्रेसी का मतलब कुष्ठ रोग, ये किससे होता है, तो बीमारियां कुछ और भी 2-4 नाम लिखे हैं, उनको देख सकते हो. क्वेश्चन आते हैं कौन सी बीमारी किससे होती है, पूछता है. तो 2 बीमारी जो मैंने उस समय चर्चा नहीं की थी, यहां बता देता हूं मैं. बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है सिफिलिस और एक है गोनोरिया. गोनोरिया जैसे बैक्टीरिया वाली कई बीमारी आपने देखी, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं थी. सेक्सुअली ट्रांसमिट एक से दूसरे में नहीं हो रही थी, ये होती हैं. अमेरिका में इनके बहुत ज्यादा केसेस हुए थे. इनको एसटीडी कहा जाता है. एसटीडी जहां पर लिखा हो, इसका मतलब वो बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. एड्स भी एक एसटीडी है, पर वो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं. सिफिलिस और गोनोरिया जो है, ये बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. अमेरिका में काफी केसेस हुए थे. एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, पर एड्स वाला वायरस से होता है. हेपेटाइटिस में कई कैटेगरी हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस ए जो है जॉन्डिस है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं, पर बी और सी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, पर वो भी वायरस से होते हैं. तो हेपेटाइटिस वगैरह की चर्चा आगे आएगी. 3rd चैप्टर हमारा डिजीज के बारे में ही है. पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिफिलिस, गोनोरिया जो 2 बीमारी के नाम लिखे हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी. एक यहां वर्ड लिखा है बोटुलिज्म. बोटुलिज्म, बोटुलिज्म का क्या मतलब है देखें, अलग से देख लेते हैं. अगले पेज पे देखो, बोटुलिज्म का क्या मतलब है, ये लिखा है.
बोटुलिज्म कॉज ड्यू टू दिस बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण होता है बोटुलिज्म। ये कुछ हार्मफुल टॉक्सिन बनाने लगता है लो ऑक्सीजन कंडीशन में, और कई सारे कारण हैं, फूड बॉर्न रीजन भी बोटुलिज्म के हो सकते हैं। बोटुलिज्म एक समस्या बैक्टीरिया के कारण, फूड के कारण भी आ सकता है। ये बोटुलिज्म की जो प्रॉब्लम है फूड के द्वारा भी आ सकती है। तो बोटुलिज्म की समस्या किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। लो ऑक्सीजन कंडीशन में हार्मफुल टॉक्सिन बनने लगते हैं बॉडी में। लो ऑक्सीजन होने पर हार्मफुल टॉक्सिन बनने लगते हैं, और ये खराब फूड के कारण भी हो सकता है। इंसुलिन मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, होता क्या है, आगे पूरा टॉपिक आना है, आगे पूरा टॉपिक आएगा। ये एक ये लाइन ये मुझे आपको बतानी थी, मैंने अभी तो बताया नहीं आपको। ये देखो, एक स्टेटमेंट बहुत बार आया हुआ है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम डाइजेशन पढ़ते तो फिर से ये टॉपिक आता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये स्टेटमेंट सही है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, ये बात सही है, केवल एक को छोड़कर, एक्सेप्ट राइबोजाइम। एक्सेप्ट राइबोजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन है एक्सेप्ट राइबोजाइम। पर इसका उल्टा, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। बट सम प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, बट सम प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, आपसे पूछेगा सभी एंजाइम प्रोटीन है, क्या ये बात सही है? सीधा टिक कर दो यस। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, करेक्ट। उल्टा लिखे, सभी प्रोटीन एंजाइम है, नो। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यस। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, नो। खत्म हो गई बात। अब एक मैं इसमें पॉइंट बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनो, फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। सभी प्रोटीन एंजाइम है, नहीं। क्या सभी एंजाइम प्रोटीन है? यस। केवल एक ऐसा एंजाइम है, सिर्फ एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम। और ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी, इतनी बड़ी रिसर्च थी कि उस व्यक्ति को दिया गया था नोबेल उस साल। उसका नाम था टी सेक, थॉमस सेक। सभी एंजाइम प्रोटीन है, करेक्ट। सभी एंजाइम प्रोटीन है, करेक्ट। सभी प्रोटीन एंजाइम है, नो। सिर्फ एक एंजाइम प्रोटीन नहीं है, उसका नाम राइबोजाइम। तो बनाने वाला इतना दिमाग लगाएगा भी नहीं ना, वहां तक सोच पाएगा। आपसे जनरली पूछता है क्या सभी एंजाइम प्रोटीन है, करेक्ट है, गलत मत करना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यस। क्या सभी प्रोटीन एंजाइम है? नो। केवल एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है। आप अगर ये आ जाए लाइन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, टिक कर देना, एक्सेप्शन को मत सोचना उस समय। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन अगर आए, टिक कर देना, एक्सेप्शन पे दिमाग मत लगाना। एक्सेप्शन में अलग से बता रहा हूं, अगर ये नाम आ जाए तो भी पता रहे। राइबोजाइम अकेला ऐसा एंजाइम है, प्रोटीन नहीं है, बस। राइबोजाइम अकेला एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है, बाकी सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो क्वेश्चन आए ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, करेक्ट। एक्सेप्शन पूछ ले राइबोजाइम क्या होता है, तो राइबोजाइम प्रोटीन है पर एंजाइम नहीं है। सॉरी, राइबोजाइम एंजाइम है, प्रोटीन नहीं है, अकेला ऐसा केस है। एंजाइम है पर प्रोटीन नहीं है। टी सेक ने इसकी खोज की थी और उसको मिला था नोबेल उस साल। ठीक है। ऑल एंजाइम और प्रोटीन, करेक्ट, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम प्रोटीन है। राइबोजाइम अकेला एंजाइम जो प्रोटीन नहीं होता। थॉमस सेक को इसी रिसर्च के लिए दिया गया था नोबेल।
यही लाइन लिखी है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। राइबोजाइम अकेला एंजाइम है, प्रोटीन नहीं है। खोजा किसने था? थॉमस सेक। ये स्पेलिंग सी है ये ऊपर, थॉमस सेक, CECH, थॉमस सेक, CECH। कन्फर्ड विद, ये वर्ड सी लिखा है, CON। अवार्ड हमेशा किसी को कन्फर किया जाता है, तो कन्फर्ड विद नोबेल प्राइज। अवार्ड के लिए जब भी देखोगे वर्ड यूज होता है कन्फर। अवार्ड हमेशा किसी को कन्फर किया जाता है। जैसे ओथ हमेशा एडमिनिस्टर की जाती है, शपथ, शपथ ग्रहण बोलते हो ना उसको, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हो एडमिनिस्टर की जाती है ओथ। अवार्ड के लिए कन्फर वर्ड यूज होता है। तो टी सेक, थॉमस सेक को दिया गया था नोबेल इसी काम के लिए, जो इसने राइबोजाइम का पता लगाया। ये सब कथा समाप्त। अब अगला टॉपिक हमारा मॉस्किटो के बारे में आएगा, कल इस पे चर्चा करेंगे। इस पे हमारी चर्चा होगी कल। एक प्लांट का नाम लिखा है यहाँ, मोरिंगा। मोरिंगा क्या होता है? सहजन जानते हो? सहजन सांभर वगैरह में डाली जाती है, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है इसको। मोरिंगा या ड्रम स्टिक कहते हैं, ड्रम स्टिक प्लांट, ड्रम स्टिक प्लांट मोरिंगा। हार्ट, लीवर, किडनीज के लिए अच्छा होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सहजन होता है, सब्जी वब्जी में खाते हैं लोग, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है मोरिंगा। जब हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह पढ़ेंगे तो और भी नाम बताऊंगा कई, जो बॉडी के बारे में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, तब और भी नाम देखेंगे। मोरिंगा केवल ड्रमस्टिक प्लांट, सहजन का पौधा, उससे मिल रहा है, और बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में उसको कम करता है। हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह के लिए अच्छा माना जाता है। तो चैप्टर 1 आपका हर तरीके से यहाँ खत्म। छोटे छोटे कुछ पॉइंट रह गए थे, वो सब भी कंप्लीट। कल हमारी चर्चा होगी मॉस्किटो, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद सेल पढ़ेंगे कल। कल एक टॉपिक आएगा मॉस्किटो, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आएगा सेल के बारे में। सेल है बहुत सिंपल, उसको टफ मत समझना, बहुत आसान टॉपिक है। पहले चैप्टर में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन काफी थे, 6 लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो गया। मोरिंगा जो मैं बता रहा था, ड्रमस्टिक प्लांट से मिलता है। सहजन, ये देखा होगा आपने, बाजार में मिलता है। मोरिंगा पाउडर भी आता है, सांभर में वो डंडी की तरह दिखता है ऐसा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये है ड्रम स्टिक प्लांट। सलजम नहीं यार, सहजन, सहजन बोलते हैं हिंदी में, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। सहजन या ड्रम स्टिक। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट। अब क्लास आपकी लगातार है, छुट्टी नहीं है इधर, लगातार चलेगी। और पॉलिटी आपका 6 से बीपीएससी वाले में। तो लेक्चर 1 अभी, चैप्टर 1 हमारा खत्म हुआ है, कल हमारा चैप्टर 2 शुरू होगा। एक छोटा सा टॉपिक हमें कराना है, मूंगा नहीं यार, मोरिंगा बोल रहा हूँ तो मूंगा कह रहे हो। मूंगा तो समुद्र में मिलता है, मूंगा, मोती, ये सब समुद्र में पाए जाते हैं, वो थोड़ी है ये। मोरिंगा वर्ड यूज किया है, मूंगा नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, थैंक यू ऑल। क्लास आपकी रेगुलर है अब।